नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस बड़ी इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज भैया हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तीसरी स्टेज के बारे में, थर्ड स्टेज। और कौन सी है वो स्टेज? वो स्टेज है गांधीवादी युग की। ठीक है। अच्छा, गांधीवादी युग कब से कब हुआ? 1919 से लेकर 1947 तक। लेकिन अपन पहले जो ये सारे युगों पर आगे बढ़े हैं, एक बार अपन तीनों युग को है ना वो जल्दी से रिफ्रेश कर लेते हैं। कौन कौन से पहले पार्ट थे? पहला पार्ट क्या बात करता है? तो ये बात करता है 1885 से लेकर 1905 तक की। और कौन सा था ये युग? तो भैया ये उदारवादी युग था। क्या होता था इस उदारवादी युग में? हमें सारी चीजें पता है कि भाई अंग्रेजों की छत्र छाया में रहकर प्रार्थना, याचिका, ये सारी की सारी चीजें करना। मुख्य नेता कौन से थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सारी की सारी अपन को बात पता है। ये स्टार्ट होता है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से और खत्म होता है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से पहले तक। क्लियर है यहां तक बात? दूसरी स्टेज पे अपन बात कर लेते हैं उग्रवादी नेताओं की। उग्रवादी, या अपन कह सके आसान भाषा में गरम दल वालों की। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा था? तो इसके अंदर क्या क्या बातें हो रही थी कि भाई बहिष्कार की बात होती थी, राष्ट्रीय शिक्षा की बात होती थी। और ये ईयर कौन से कौन से तक था? तो ये भी हमें अच्छे से पता है कि भाई 1905 से और 1919 तक था। 1905 से और 1919 तक था। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है ये हम प्रीवियस क्लासेस में बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरी स्टेज, जो थर्ड स्टेज है, वो है गांधीवादी युग की। अब गांधीवादी युग कहां से स्टार्ट होता है? तो 1919 से लेकर 1947 तक। अच्छा, ये वाले युग की जो स्टार्ट है वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो के बारे में होती है। और कौन है वो हीरो? तो हमें अच्छे से पता है कि भाई महात्मा गांधी। पर महात्मा गांधी पे बढ़ने से पहले हम महात्मा गांधी यानी हमारे हीरो के एक बेसिक से परिचय की तरफ चलते हैं। तो क्लियर है यहां तक बात? अब महात्मा गांधी का बेसिक सा परिचय देखते हैं। पोरबंदर में इनका जन्म होता है। जन्म के बाद ये पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं। अच्छा खासा इनका परिवार था, बढ़िया। वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब ये वापस भारत आते हैं तो ये असमंजस में फंस जाते हैं। ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्या प्रोफेशन अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वकालत इनकी उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी। समस्या क्या आ रही थी? एक तो इनकी आवाज में जो था वो कंपैरेटिवली दम उतना नहीं था, और साथ साथ भी जो वकील का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक बैरिस्टर का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो महात्मा गांधी में नहीं था। तो जितने भी लोग अभी कॉन्फिडेंस से डरते हैं, जिनमें कम कॉन्फिडेंस है, अंडर कॉन्फिडेंस है, तो आप ये सोच लो कि महात्मा गांधी भी शुरुआत में ऐसे ही थे। आप भी ताकत लाओ महात्मा गांधी जैसे देश आजाद कराया वैसे ही अपना करियर बनाओ। क्लियर है यहां तक बात? तो वकालत करने के बाद इनकी वकालत जब चलती नहीं है तो ये टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं, पर वहां पर भी इतनी ज्यादा जो है प्रोग्रेस नहीं मिल पाती। सोचते हैं कि भाई छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूं, पर वो बिजनेस भी ढंग से ऐसे नहीं चल पाता। उसी टाइम पर एक और व्यक्ति की एंट्री होती है और उन व्यक्ति का नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला की क्या कहानी है वो ध्यान से समझो। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती मूल के बिजनेसमैन थे जिनका शिपिंग इंडस्ट्री का बिजनेस था। दक्षिण अफ्रीका से व्यापार करते थे और बड़े ही धनी व्यक्ति थे। उनके साथ एक समस्या ये हो रही थी कि उनके जो वसीयतनामा था उसको लेकर बड़ा इशू चल रहा था, और दादा अब्दुल्ला को खोज थी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट वकील की, एक ऐसे वकील की जो गुजराती जानता हो, क्योंकि दादा अब्दुल्ला का परिवार गुजराती था, जो अंग्रेजी जानता हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ अगर बात करनी है, अगर ब्रिटिशर्स के जो कोर्ट में है वकालत करनी है तो अंग्रेजी भी जानता हो। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत से दूर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका में जाकर और दादा अब्दुल्ला की बात रख सके। और ये सारी की सारी तीनों खूबियां किसके अंदर थी? हमारे हीरो के अंदर थी, जो कि थे मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है यहां तक बात? अब दादा अब्दुल्ला की बात रखने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी साहब एक वकील के तौर पे दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाके उनकी वकालत बढ़िया चल रही होती है, वकालत करते हैं वो। वहां पर उनके साथ एक घटना हो जाती है। आपने ट्रेन वाला इंसिडेंट जो है वो जरूर सुना होगा कि किस तरीके से महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उस घटना से महात्मा गांधी के दिल को बड़ी चोट पहुंचती है और उनको पहली बार रंग भेद और नस्ल भेद की जो नीति थी ब्रिटिशर्स की, उससे पहली बार सामना करना पड़ता है। और यह सामना होता है और महात्मा गांधी इस्तेमाल करते हैं अपने सत्याग्रह और अहिंसा के हथियारों को, जिससे हमें आज़ादी आगे जाके मिलती है। साउथ अफ्रीका में इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद जब उनको वो कुछ टॉल्स्टॉय फार्म बना देते हैं, फीनिक्स आश्रम बना देते हैं, नियोनेटल कांग्रेस जैसे बड़े बड़े संगठन बना देते हैं, अखबार लिखते हैं, वहाँ पे उस अखबार का संपादन करते हैं, और फिर वो भारत लौटते हैं। और भारत में उनकी कैसे स्टार्ट होती है वो आने वाली क्लास में अपन देखेंगे ही देखेंगे।
तो अब आज वाले इस पार्ट के अंदर अपन मोहनदास करमचंद गांधी का इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैक्ट है वो सबसे पहले देख लेते हैं, और उनके शुरुआती के जो 3 आंदोलन थे, जो रीजनल स्पेसिफिक आंदोलन थे, उनकी भी चर्चा आज इस पार्ट के अंदर अपन कर लेंगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। फोटो आपके पास है। आप सोचो मोहनदास करमचंद गांधी ने इतने करियर चेंज करे, तो अगर आप करियर चेंज करने की सोच रहे हो, एग्जाम अपना चेंज करे हो, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल मन लगा के करो। जैसे गांधी जी ने फ्रंट फुट पे खेल कर जो है भारत को आजादी दिलाई, उस तरीके से आपका करियर भी फ्रंट फुट पर ही चलता जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका स्वयं का नाम महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 1869 को इनका जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई। 1887 में 1887 में ये जाते हैं इंग्लैंड पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, और फिर 1891 में ये लौट जाते हैं भारत। क्लियर है यहां तक? 1893 में ये पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला कंपनी के मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई कि क्यों गए थे, कैसे गए थे। अब 1893 का साल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे भाई याद करो, सामाजिक आंदोलन जो हमने देखे थे उसमें 1893 में ही विवेकानंद कहां जाते हैं? विवेकानंद जाते हैं शिकागो। शिकागो क्यों जाते हैं? विश्व धर्म सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। तो महात्मा गांधी और विवेकानंद जैसे महापुरुषों के लिए 1893 का जो साल था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। क्लियर? 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और वहां पे उनका सामना होता है कौन सी नीति से? रंग भेद नीति से, अपार्थिड पॉलिसीज से। वहां जाकर संगठन बनाते हैं, लोगों की समस्या को सुलझाते हैं, भारतीयों की समस्या को सुलझाते हैं, और जो सामाजिक घटनाएं थी उनके ऊपर अपनी नजर बनाए रखते हैं, और इसी के साथ एक संगठन को बनाते हैं जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस। इसी संगठन के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म, लियो टॉल्स्टॉय के नाम से टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम की जो है ये स्थापना कर देते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए कौन कौन से आश्रम थे, तो टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म। अच्छा, और कोई संगठन बनाया? तो हाँ भाई बनाया था, नेटल इंडियन कांग्रेस। स्थापना हो गई, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सारे एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्लास के अंदर सारे के सारे कवर हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि एक न्यूज़पेपर भी इन्होंने लिखा था, संपादन किया था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की आवाज ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए, भारतीयों की समस्या ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए एक अखबार इन्होंने संपादन किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसी के साथ साथ में मुझे एक बुक और याद आती है जो इंग्लैंड से आते वक्त गांधी जी ने लिखी थी। उस किताब का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, इसी के साथ साथ में गांधी जी से इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स और आपके सामने रख देता हूं। पहला तो ये कि गांधी जी ने 2 मेडल्स उनको मिले थे, एक तो बोर मेडल और एक जुलू मेडल। बोर मेडल और जुलू मेडल। बोर मेडल मिला था जब बोर युद्ध हो रहा था, तब ब्रिटिशर्स का साथ देने के लिए गांधी जी ने एम्बुलेंस की और ह्यूमैनिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हुए इतना सराहनीय काम किया, इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको दिया था बोर मेडल। और बाद में जुलू ट्राइब से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हुई थी उनके लिए भी गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इस वजह से उनको मिला जुलू मेडल। क्लियर है तक बात? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जब अपने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पे चलते हुए उन्होंने अपनी जो रीजनल स्पेसिफिक जीत थी वो तय करी, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की समस्या को निपटाई। अब जब भी इंसान बाहर जाता है ना, तो उसको याद आती है अपने देश की, और गांधी जी के साथ भी अब यही हो रहा था। उनको लग रहा था कि मैंने बाहर तो काम कर लिया भारतीयों के लिए, उस जगह पे जितने लोग रह रहे थे उनके लिए, अब मेरी जिम्मेदारी है कहाँ? मेरे देश के प्रति। अब जब देश के प्रति जिम्मेदारी थी तो गांधी जी अपने परिवार के साथ भारत आ रहे थे, और वो भारत पहुंचते हैं कब? 1915 में। कब लौटे भारत? 1915 में। कब? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी का जो दिन है, इसी वजह से हम गांधी जी के भारत लौटने की वजह से 9 जनवरी के दिन बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हम उस दिवस को मनाते हैं। किसके तौर पे? भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे। गांधी जी प्रवास पूरा करके अपने भारत पहुंचे थे, इस वजह से भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे हम 9 जनवरी को मनाते हैं। क्लियर? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो भारत लौट जाते हैं, भारत आराम से पहुंच जाते हैं। क्लियर है? अभी 2 फोटोज है, एक तो वकालत के साथ MK गांधी अटॉर्नी, देखो कितनी शानदार पिक्चर है, और ये एक टॉल्स्टॉय फार्म की पिक्चर है जहां पे गांधी जी अपने टॉल्स्टॉय फार्म के आसपास में बैठे हुए हैं। क्लियर है? चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी अब राष्ट्रीय नेता के तौर पे कैसे उभरे, उसके पीछे की क्या कहानी है, आने वाली स्लाइड में देखते हैं। पर अपन ईयर टू ईयर क्रोनोलॉजिकली चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। 1915 में 9 जनवरी को यहाँ पे पहुंच गए।
इसके बाद में वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले उनको, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उनको सलाह देते हैं कि भाई भारतीयों की समस्या के बारे में अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि तुम इतने सालों से बाहर रह रहे हो। तो भारतीयों की समस्या को जानने के लिए सबसे पहले तुम भारत भ्रमण के ऊपर निकलो, भारतीयों की समस्या को समझो और फिर अपने राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाओ। गांधी जी अपने गुरु, पॉलिटिकल गुरु की बात मानते हुए भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं। इसी के साथ साथ में 1916 के अंदर गांधी जी पहली पब्लिक मीटिंग अटेंड करते हैं और वो अटेंड करते हैं बीएचयू की स्थापना दिवस पे। बीएचयू की स्थापना हो रही थी और स्थापना करने वाले जो दो व्यक्ति जिनके अंदर थे वो थे श्रीमती बेसेंत और मदन मोहन मालवीय। तो ये भी फैक्ट अपन को आराम से क्लियर। गांधी जी की पहली पब्लिक मीटिंग होती है और गांधी जी अब धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों में आगे बढ़ रहे थे। 1916 में अगर आप पुरानी क्लासेस पे जाओ तो एक अधिवेशन हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ था। कौन सा, याद करके बताओ। अरे भैया, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, जल्दी से याद करके बताओ कौन सी थी वो इंपॉर्टेंट घटना। पहली तो घटना थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आ गए थे, जिन्ना और तिलक के प्रभाव के कारण। इसी के साथ साथ में महात्मा गांधी की जो पहली मीटिंग हुई थी बीएचयू के अंदर, उसके साथ साथ में जो दूसरा लखनऊ अधिवेशन था, एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। आप सभी को याद है, कौन सी थी वो घटना, जल्दी से याद करके बताओ। वो थी नरम दल और गरम दल का साथ में आना। किसके प्रभाव में? तो श्रीमती बेसेंत और तिलक के कहने पर नरम दल और गरम दल जो है वो साथ हो चुके थे। जैसे ही जिस समय महात्मा गांधी ये जो अधिवेशन था उसको अटेंड कर रहे थे, बार बार महात्मा गांधी को एक व्यक्ति चुभ रहा था। और वो व्यक्ति कौन था? उकड़ू बैठा हुआ एक गांव का व्यक्ति टकटकी लगाकर महात्मा गांधी को देखे जा रहा था। महात्मा गांधी समझ नहीं पा रहे थे ये व्यक्ति क्या जाता है। अधिवेशन समाप्त होता है, वो व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि भैया आप तो चंपारण चलो। महात्मा गांधी साहब घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं चंपारण चलो, क्यों, क्या ऐसी समस्या? वहां पर जो है ये जो नील खेती किसान कर रहे हैं उनका बड़ा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ये अंग्रेज, तो आपको वहां चलना पड़ेगा और हमारी समस्याओं से निदान पाना पड़ेगा। गांधी साहब उनकी बात को इग्नोर करके अहमदाबाद चले जाते हैं। जैसे ही वो अहमदाबाद पहुंचते हैं वो व्यक्ति वहां पर भी होता है। तो गांधी जी को लगता है यानी समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। कौन था वो व्यक्ति और क्या घटना के लिए वो गांधी जी के पास बार बार आ रहा था? वो व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला। और वो घटना कौन सी थी? वो घटना थी चंपारण सत्याग्रह। कैसे हुआ चंपारण सत्याग्रह, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जल्दी से अपन देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंच जाते हैं और चंपारण जाके वो सबसे पहले राजकुमार शुक्ला की बात ना मानते हुए सबसे पहले गांव के लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या समस्या है आपकी। सारी समस्याओं को नोट डाउन करते हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो 3 काठिया प्रथा थी या फिर नील खेती के पहले से दिए गए पैसे और फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी पेमेंट की जो समस्या थी, वो सारी समस्या गांधी जी समझते हैं। और वो कहते हैं कि भाई अब मुझे जो है एक छोटा सा सत्याग्रह यहां पर भी करना पड़ेगा। और इस सत्याग्रह में साथ देने वाले उनके कौन कौन से व्यक्ति थे? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन कौन लोग उनसे जुड़े? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरुल उल हक, इनके नाम आपको चंपारण सत्याग्रह के साथ में हमेशा याद करने हैं। क्लियर है? अब चंपारण सत्याग्रह को जल्दी से अपन कब, क्यों और कैसे कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट को जल्दी से नोट डाउन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो भैया 1917 में हुआ। कहां हुआ? चंपारण, बिहार में हुआ। क्लियर? अब क्या कारण था उसके पीछे, उसको भी आसान से समझते हैं। सबसे पहले यूरोपियन नील बगान के जितने भी मालिक थे ना, वो किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। और अत्याचार किस तरीके से करते थे? उस प्रथा जो थी वो थी 3 काठिया सिस्टम। 3 काठिया सिस्टम, 3 काठिया प्रथा। क्या थी ये प्रथा? इसमें क्या होता था कि 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको आसान भाषा में समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि एक किसान का जो है पूरा का पूरा खेत है, इसको अपन ने 20 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 20 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब किसान के अनुसार ये है कि भाई आपको 3 पार्ट्स के ऊपर नील की खेती करना बड़ा जरूरी है, नील की खेती करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको लगेगा कि यार 20 में से 3 पार्ट्स के अंदर ही कर रहे हैं तो करने दो, क्या समस्या है? समस्या ये थी कि नील की वजह से किसान की जो भूमि थी वो बंजर हो जाती थी और बंजर होने की वजह से किसान और दूसरी भूमि को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता था और उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसके अलावा बड़े ही कम पैसों के तौर पे उनसे प्री पेमेंट करवा लिया जाता था। अच्छा, कंपलसरी पेमेंट करवा लिया जाता था तो किसान और दूसरी चीजों को ढंग से नहीं उगा पाता था। तय कीमत के ऊपर नील बेचना जो है वो फिक्स्ड हो गया था। अब गांधी जी इस मूवमेंट के अंदर कूदते हैं और सबसे पहले किसानों को कहते हैं कि भाई
अगर ये जो तुमसे जुर्माना लिया है मैं तुम्हें वापस जुर्माना दिलाऊंगा। जुर्माना कैसे कि भाई जब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 3 काठिया प्रथा के अनुसार आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और हर किसान की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी। गांधी साहब पहली बार ब्रिटिशर्स के साथ भारत के अंदर डायरेक्ट जो है वो फाइट करने की सोच लेते हैं। और वो फाइट कैसी थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो फाइट थी अहिंसा वाली। और अंग्रेजों के भी कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है, पतला दुबला सा है और डायरेक्ट अंग्रेजों की हुकूमत को जो है वो जवाब दे रहा है। गांधी साहब को अंग्रेज सरकार अल्टीमेटम दे देती है कि भाई शाम को होने तक चंपारण से बिल्कुल बाहर निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गांधी साहब बड़ी आसान सी भाषा में कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं जब तक इनकी समस्या का निदान नहीं पाता। ब्रिटिशर्स भी घबरा जाते हैं क्योंकि उदारवादी और साथ ही साथ उग्रवादी कभी भी ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट सीधे संघर्ष में जो है वो कभी भी नहीं आते थे। और ये व्यक्ति जो था सीधा संघर्ष करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। गांधी साहब इस मूवमेंट को आगे चलाते हैं। ब्रिटिशर्स जो है एक आयोग तय करते हैं, एक आयोग बनाते हैं कि भाई क्या समस्या है। उस आयोग का मेंबर स्वयं महात्मा गांधी को भी बनाया जाता है और महात्मा गांधी के कहने पर ही 25% जो जुर्माना लिया गया था वो वापस दिलवा दिया जाता है। और हमारे हीरो का जो पहला आंदोलन था वो पूरी तरीके से सफल हो जाता है। हीरो की एंट्री लेते हुए वापस गांव में पहुंचते हैं, किसानों से वार्तालाप करते हैं और चंपारण सत्याग्रह पहला ऐसा आंदोलन होता है जो गांधी जी को एक राजनेता के तौर पे, लोगों के नेता के तौर पे उभार कर तैयार कर देता है। क्लियर है इंपॉर्टेंट बात। अब चलते हैं हम 1917 से दूसरे आंदोलन की तरफ। क्या हुआ ऐसा, क्या था वो दूसरा आंदोलन, चलते हैं उसकी तरफ। 1918 में गांधी साहब अपने बढ़िया से अच्छे से आश्रम, साबरमती आश्रम में बैठे हुए थे और यह आश्रम बना था 1915 में। और जिस व्यक्ति ने इस आश्रम को बनाने की मदद करी थी वो थे अंबिका साराभाई। अभी अंबिका साराभाई आगे आएंगे, इस वजह से मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। 1915 में साबरमती आश्रम बढ़िया बन चुका था और गांधी साहब 1918 के टाइम पे आराम से अपने आश्रम में बैठकर सारी गतिविधियां देख रहे थे। इतनी देर में वो देखते हैं कि उनके पास कई सारे अहमदाबाद की मिल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जो लोग थे, वो आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा ये जो मालिक है हमें बड़े परेशान कर रहे हैं। पहले प्लेग बोनस देता था, अब प्लेग बोनस देने से मना कर दिया और हमारी तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो रही है। और गांधी साहब तो एक आंदोलन का इंतजार कर ही रहे थे। इतनी देर में गांधी साहब के पास पहुंच जाते हैं ये मिल वर्कर्स और आंदोलन की जो राह थी वो आगे खुलती हुई चलती है। तो क्या, कब, क्यों के कॉन्सेप्ट में जल्दी से इस अपन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद का जो मिल सत्याग्रह था उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। कब हुआ? तो भैया 1918 में हुआ। कहां हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। क्यों, क्या कारण था? पहले अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनको प्लेग भत्ता मिलता था क्योंकि उस टाइम पर अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। अच्छा, जैसे ही प्लेग खत्म हुआ तो जो मिल वर्कर्स थे, जो मिल ओनर्स थे, उन्होंने इस प्लेग को पूरी तरीके से बंद कर दिया। जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने प्लेग का जो बोनस था, प्लेग का जो भत्ता था, उसको बंद कर दिया। अब जो मिल वर्कर्स थे उनकी आदत लग चुकी थी। देखो, भारतीयों की एक आदत है कि अगर हमें किसी भी चीज की एक आदत लग जाती है, लत लग जाती है, तो उससे वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो ये भत्ता था, अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेटर कर रहा था और बंद करने से ही उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो रही थी। फिर क्या होता है, गांधी जी ने इस चीज को समर्थन किया और ये जो मिल ओनर था, बार बार मैं इस मिल ओनर की बात कर रहा हूं, ये मिल ओनर कौन था? गांधी जी के मित्र अंबिका साराभाई, जिन्होंने ये 1915 में साबरमती आश्रम बनाने में मदद करी थी। तो अब गांधी जी की लड़ाई थी खुद के मित्र से और गांधी जी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं कि भाई इन वर्कर्स को जो है, इन वर्कर्स को प्लेग भत्ता पूरी तरीके से मिलना चाहिए। गांधी जी इनका समर्थन कर देते हैं, पर मिल मालिक कहते हैं कि भाई हम पूरा भत्ता तो नहीं दे सकते, पर 20% जो भत्ता है वो हम दे देंगे। गांधी साहब बोलते हैं कि भाई अंबिका, ना तुम्हारी ना मेरी, इसको 35% कर दो। अंबिका साहब नहीं मानते हैं और गांधी जी पहली भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो जो मिल ओनर्स थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक तो दोस्त भी थे और गांधी जी का डर भी था। जैसे तैसे करके 35% भत्ते के ऊपर बात बनती है और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो था, मिल मजदूर आंदोलन था, वो पूरी तरीके से सफल हो जाता है। तो आप सोच रहे हो कि कैसे बैक टू बैक गांधी जी जो है वो फ्रंट फुट पे बिल्कुल 6 लगाते जा रहे हैं और किस तरीके से भारतीयों को आंदोलन की जो अलग है वो जगाते जा रहे हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, ये थोड़ी सी एक पिक्चर है, ये भी देख लो। गांधी साहब जो है वो जितने भी लोगों के सामने संवाद अपना कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब अपन चलते हैं जो छोटे 3 आंदोलन की बात हुई थी, तीसरे आंदोलन की तरफ।
तो देखो किस तरीके से पहले किसानों की बात करी थी, अब मिल मजदूरों की बात कर रहे हैं, अब खेड़ा में किसानों की बात वापस से शुरू हो रही है। क्या थी कहानी इस खेड़ा सत्याग्रह की और किस प्रकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले होम मिनिस्टर, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लौह पुरुष की भी एंट्री गांधी जी के थ्रू ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हो जाती है। तो समझे इस बात को। देखो क्या हुआ, गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया जाता है और एक किसान सभा के अध्यक्ष होने के नाते गुजरात के किसानों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, गांधी साहब के ऊपर आ जाती है। अब खेड़ा में क्या स्थिति हो रही थी, कब, क्यों और कौन के कॉन्सेप्ट में जल्दी से अपन समझ लेते हैं। खेड़ा जो कि गुजरात में है, कब हुआ ये पूरा का पूरा सत्याग्रह, तो 1918 में हुआ। कहां हुआ, तो खेड़ा में हुआ। क्लियर है। समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि जो किसान थे उनकी फसलें खराब हो गई थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही थी, पर वो चोर अंग्रेज सरकार भू राजस्व फिर भी उनसे वसूले जा रही थी। भाई फसलें खराब हो गई किसानों की, पर फिर भी भू राजस्व में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, अंग्रेज सोचते थे, और भू राजस्व उनसे लगातार लेते जा रहे थे। गांधी जी आते हैं और बोलते हैं कि भाई इतनी दयनीय स्थिति में भी तुम इनसे भू राजस्व जो है वो ले रहे हो, बड़ी गलत बात है। और गांधी जी इस आंदोलन में भी अपने आप को बना लेते हैं। गांधी जी की कहते हैं कि भाई अंग्रेज सरकार के साथ संवाद स्थापित करते हैं, स्थापित करने के बाद वो कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई जो राजस्व देना चाहता है वो दे, जो राजस्व नहीं देना चाहता वो नहीं दे। अंग्रेज सरकार को आखिर घुटने टेकने पड़ते हैं और गांधी जी की वो जो बात है वो मान लेनी पड़ती है। और भारतीयों की वही आदत है कि अगर एक बार आदत लग गई तो वो आदत किसी भी तरीके से छूटना मुश्किल है। भू राजस्व जो है वो समाप्त हो जाता है जैसे तैसे। और इस आंदोलन के थ्रू ही 3 बड़े व्यक्ति पहली बार गांधी साहब से मिल जाते हैं। वो कौन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और महादेव देसाई। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन कौन लोग जो है वो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी साहब से जुड़े। क्लियर है यहां तक बात। अच्छा वापस से जल्दी से मुझे बता दो कि जो आपका चंपारण सत्याग्रह था उस टाइम कौन जुड़े थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे और जेपी कृपलानी जुड़े थे, मजरूल उल हक जो है वो जुड़े थे। क्लियर है यहां तक बात। तो हमने आज हमारे हीरो की बात करी, एक परिचय देखा और 3 छोटे छोटे आंदोलन देखे कि किस तरीके से गांधी जी ने अपने आप को किसान नेता के तौर पर, लोगों के नेता के तौर पर स्थापित किया। तो आज की क्लास यहीं तक ही। थैंक यू।